हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर देंगे, इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय का मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, आप 70 में 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से कर लोगे या 70 में 65 प्लस अंक आप पक्का लेकर के आ जाएंगे। तो इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा और मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, 22 फरवरी को आप सभी का बोर्ड एग्जाम है, हिंदी विषय का पेपर है, जिसकी धुआंधार तैयारी मैं इस चैनल पर करा रहा हूं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, हिंदी विषय का मॉडल पेपर है और हिंदी विषय का कोड होता है 901 और पेपर का कोड है मेरे प्यारे बच्चों 801 DY। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक 70 अंकों का होगा, जैसा कि आपको पता ही है। यहाँ पर कुछ नोट के अंतर्गत लिखा हुआ है। पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए, यानी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट का समय मिलेगा आपको पेपर को पढ़ने के लिए। प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं और खंड आ में कितने अंक के? 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं, जिनका उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना है। यदि आपने इन 20 प्रश्नों का आंसर, बहुविकल्पी प्रश्नों का आंसर OMR शीट में सही तरीके से और सही उत्तर भर दिया तो आपके पूरे पूरे ये 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, चाहे जितनी राइटिंग आपकी खराब क्यों ना हो। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा 50 अंकों का होगा और इन प्रश्नों का उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। कैसे आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखनी है, मैंने वीडियो आप सभी के लिए प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अगला है, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक भी दिए गए हैं, कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे खंड आ के अंतर्गत जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके लिए 20 अंक निर्धारित हैं, इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर तैयार कर लेना। मैं तो कहता हूं इन प्रश्नों को आप अपनी नोट्स पर लिख लेना। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, सत्य कथन को पहचानना है। पहला है विकल्प, यहाँ पर हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती का प्रसिद्ध नाटक है। दूसरा, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। तीसरा, संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी का काव्य संग्रह है। और चौथा, पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। तो इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है, ये वाला कथन सत्य है, बाकी तीनों कथन क्या हैं? असत्य हैं। प्रश्न संख्या 2 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है? सरस्वती किस युग की पत्रिका है? तो सरस्वती क्या छायावाद युग की पत्रिका है, या दूसरा है विकल्प भारतेंदु युग की, या तीसरा विकल्प छायावादोत्तर युग की, चौथा विकल्प द्विवेदी युग की। तो सरस्वती किस युग की पत्रिका है? सरस्वती मेरे प्यारे बच्चों द्विवेदी युग की पत्रिका है। सरस्वती पत्रिका का संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने
सन 1903 ईस्वी में किया था सरस्वती पत्रिका का संपादन। सरस्वती पत्रिका का संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सन 1903 ईस्वी में किया था। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है, शुक्ल युग की समयावधि क्या है। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला है विकल्प सन 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। दूसरा सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। तीसरा सन 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। और चौथा सन 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। तो शुक्ल युग की समयावधि यानी समय सीमा क्या है? सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक का समय शुक्ल युग की समय सीमा के अंतर्गत आता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 है यहाँ पर, रस मीमांसा के लेखक कौन हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, रस मीमांसा क्या निराला जी की रचना है, या महादेवी वर्मा जी की रचना है, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है? तो रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और मेरे प्यारे बच्चों, चिंतामणि, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, चिंतामणि जो कि निबंध संग्रह है यानी निबंध विधा पर आधारित रचना है। और त्रिवेणी, ये दोनों ही रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जहाज का पंछी किसकी कृति है? यहाँ पर पहला है विकल्प फणीश्वर नाथ रेणु। दूसरा विकल्प है जय शंकर प्रसाद। तीसरा विकल्प है इलाचंद्र जोशी। चौथा है भगवती चरण वर्मा। तो जहाज का पंछी किसकी कृति है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इलाचंद्र जोशी। यहाँ पर उत्तर क्या होगा? इलाचंद्र जोशी। जहाज का पंछी नामक रचना किसकी है? इलाचंद्र जोशी जी की। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? यहाँ पर पहला है विकल्प सन 1940 ईस्वी। दूसरा सन 1943 ईस्वी। तीसरा सन 1953 ईस्वी। चौथा सन 1959 ईस्वी। तो तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? सन 1943 ईस्वी में हुआ। और तार सप्तक का प्रकाशन यानी संपादन किसने किया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। कब? सन 1943 ईस्वी में किया। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 है यहाँ पर, साकेत रचना है। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, या है दूसरा विकल्प सुमित्रा नंदन पंत की। तीसरा विकल्प है महादेवी वर्मा की। चौथा है विकल्प जय शंकर प्रसाद की। तो साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और मेरे प्यारे बच्चों, साकेत जो रचना है किस युग की रचना है? तो यह रचना मेरे प्यारे बच्चों द्विवेदी युग की रचना है। और मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पर, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। दूसरा 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। तीसरा 1918 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक। और चौथा 1843 से अब तक। तो सन 1843 ईस्वी से अब तक का समय आधुनिक काल की समय सीमा के अंतर्गत आता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यशोधरा रचना है। यशोधरा क्या महादेवी वर्मा जी की रचना है, या सुमित्रा नंदन पंत जी की, या मैथिली शरण गुप्त जी की, या जय शंकर प्रसाद जी की? तो यशोधरा रचना किसकी रचना है? यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, रीतिकाल किस समयावधि में माना जाता है? पहला है विकल्प सन 1600 से 1616 ईस्वी तक। दूसरा सन 1800 से 1818 ईस्वी तक। तीसरा सन 1643 से 1843 ईस्वी तक। और चौथा
सन 1600 से 1632 ईस्वी तक। तो रीतिकाल किस समयावधि में माना जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा सन 1643 से 1843 ईस्वी तक का समय रीतिकाल के अंतर्गत आता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 11 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु में कौन सा रस है? मेरे प्यारे बच्चों, पहला है विकल्प करोड़ रस, दूसरा विकल्प है वीर रस, तीसरा है विकल्प शांत रस, चौथा है हास्य रस। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है मेरे प्यारे बच्चों। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। तो यहाँ पर कौन सा रस है? इस उदाहरण में हास्य रस है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या है 12, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। मनहु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं? विकल्प इस प्रकार से हैं इस प्रश्न के। पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों अनुप्रास अलंकार, दूसरा विकल्प है रूपक अलंकार, तीसरा है विकल्प उपमा अलंकार, चौथा विकल्प है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो मैंने आपको बताया था कि जहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिस भी उदाहरण में क्या हो, मनु मानो जनु जानो, मनु मानो जनु जानो, मनहु जनहु, मनु मानो जनु जानो, मनहु जनहु आदि जिस भी उदाहरण में दिए होते हैं वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि ये उत्प्रेक्षा अलंकार के क्या हैं? वाचक शब्द हैं। आप लोग ध्यान देंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, ये उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मनहु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार के हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार के हैं। प्रश्न संख्या 13 है मेरे प्यारे बच्चों, रोला किस प्रकार यानी किस तरह का छंद है? वर्णिक व्रत या सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, या चौथा है विकल्प विषम मात्रिक। तो रोला किस प्रकार का छंद है मेरे प्यारे बच्चों? रोला सममात्रिक छंद है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 14 है, सोरठा छंद में चरण होते हैं। सोरठा छंद में क्या 2 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं या 1 चरण? सोरठा छंद में मेरे प्यारे बच्चों 4 चरण होते हैं। कितने? सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। और प्रश्न संख्या यहाँ पर 15 है, अनुचर में प्रयुक्त उपसर्ग है। उसके पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक और महत्वपूर्ण चीज बता दूं। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में, सोरठा का जो पहला चरण होता है और जो तीसरा चरण होता है, इसमें होती हैं 11-11 मात्राएं। कितनी? 11-11 मात्राएं होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सोरठा का जो दूसरा चरण होता है और जो चौथा चरण होता है, इसमें होती हैं 13-13 मात्राएं। तो सोरठा में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब प्रश्न है कि अनुचर में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, यानी अनुचर में उपसर्ग क्या है? तो मैंने आपको बताया है कि उपसर्ग किसी भी शब्द के क्या पूर्व में, पूर्व अर्थात पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, ये कार जो है यह मूल शब्द है। कार क्या है? मूल शब्द है। और कार का अर्थ क्या होता है? 4 पहिए का वाहन। अब इसमें मैंने क्या जोड़ दिया? उप जोड़ दिया, जो कि उपसर्ग है। ये क्या है? उपसर्ग है। ये है मेरे प्यारे बच्चों उपसर्ग। अब ये जोड़ दिया गया,
अब इसका जो है अर्थ बदल गया। अब क्या हो गया? उपकार हो गया। अब यहाँ पर जो उपकार हुआ है यानी जो नया शब्द बना है इसका अर्थ दूसरा है। इसके पहले जो मूल शब्द था कार, इसका अर्थ दूसरा था। तो उपसर्ग वह होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ये हैं उपसर्ग। तो मेरे प्यारे बच्चों अनुचर में अब क्या है? तो यहाँ पर अनुचर है, आप लोग ध्यान देंगे, अनु है उपसर्ग और चर क्या है? चर है मेरे प्यारे बच्चों मूल शब्द। तो यहाँ पर अनुचर में उपसर्ग क्या है? अनु है। और एक तरीका और है उपसर्ग पहचानने का, जैसे लिखा है अनुचर, अनुचर, और लिखा है परिवार, और मेरे प्यारे बच्चों लिखा है अभिमान। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिखा है उपकार। इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अब आपको पहचानना है कि उपसर्ग कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आप इसको आधा कर लें, ये हो जाएगा मूल शब्द और उपसर्ग हमेशा रहता है आगे। कुछ शब्दों में ये ट्रिक भी प्रयोग की जा सकती है, जैसे परिवार है तो परि और वार को अलग अलग कर दें। तो यहाँ पर पर क्या है? क्योंकि उपसर्ग होता है पहले किसी भी शब्द के, तो यहाँ पर है उपसर्ग, मूल शब्द क्या है? वार है। अभिमान में इसको इस तरह से कर लेंगे तो अभि है उपसर्ग, मान है मूल शब्द। उपकार को भी ऐसे कर लीजिए तो उप क्या है? उप है मेरे प्यारे बच्चों उपसर्ग और कार क्या है? मूल शब्द। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से भी आप उपसर्ग का चयन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है मेरे प्यारे बच्चों? पहला है विकल्प यहाँ पर द्वंद्व समास, दूसरा विकल्प है द्विगु समास, तीसरा विकल्प है कर्मधारय समास, चौथा है तत्पुरुष समास। मैंने आपको बताया था जिस समास का पहला पद, समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो। संख्यावाची यानी गिनती बताने वाला हो जिस समास का पहला पद। दूसरा पद क्या हो मेरे प्यारे बच्चों? दूसरा पद हो किसी समूह या समाहार का बोध कराए, किसी समूह या समाहार का बोध यानी ज्ञान कराए, वहां पर होता है कौन सा समास? द्विगु समास होता है। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान देंगे, तिरंगा में ती जो है यह पहला पद है और रंगा दूसरा पद है। तो ती का अर्थ होता है तीन, जो कि हमें संख्या में तीन तीन गिनती का बोध करा रहा है, और रंगा यानी रंगों का समूह या समाहार। तो यहाँ पर कौन सा समास है? द्विगु समास है। मैंने आपको बताया भी है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची यानी गिनती बताने वाला होता है, दूसरा पद किसी समूह या समाहार का ज्ञान कराए, वहां पर होता है कौन सा समास मेरे प्यारे बच्चों? द्विगु समास। प्रश्न संख्या 17 है, तद शब्द का तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर तेभ्या हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 है, पिताजी ने राकेश को बाजार भेजा, वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर पहला है विकल्प बाजार भेजा, दूसरा विकल्प पिताजी ने, तीसरा राकेश को, चौथा पिताजी ने राकेश को। तो पिताजी ने राकेश को बाजार भेजा, इसका उत्तर हो जाएगा पिताजी ने। प्रश्न संख्या 19 है, जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य होता है। पहला है विकल्प कर्मवाच्य, दूसरा विकल्प कर्तवाच्य, तीसरा भाववाच्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य होता है कैसा? भाववाच्य होता है। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? पहला है विकल्प अपव्यय, दूसरा पद, तीसरा समास और चौथा प्रत्यय। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाता है पद। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड बाग के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे,
जो कि होंगे 50 अंकों के। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2 गद्यांश पूछे गए हैं और दोनों ही गद्यांशों के नीचे 3-3 प्रश्न दिए गए हैं। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे 6 अंक, यानी 6 नंबर आपको मिलेंगे। तो पहला यहाँ पर गद्यांश है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश है कि आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उसे अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है इस गद्यांश का, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय संस्कृति, आप लोग ध्यान देंगे, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से यह गद्यांश लिया गया है। इस गद्यांश यानी ये जो पाठ है भारतीय संस्कृति, इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है लेखक इस पाठ के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखोगे अथवा में जो गद्यांश है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र जीवन यानी विश्वास पात्र मित्र यहाँ पर होगा, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों में, यहाँ पर संकल्प होगा, हमें दृढ़ करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो गद्यांश है मित्रता शीर्षक पाठ से लिया गया है और इस पाठ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आप लोग ध्यान देंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित है मित्रता शीर्षक पाठ। और इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, जिसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और 2 पद्यांश आएंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको 6 अंक मिलेंगे। पहला है पद्यांश, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहीं समुझाई सौहृदय, बूझत साँच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो, कहीं रस मैं अभिलाषी, पाओगे पुण्य कियो आपनो, जौरे करोगे गासी, सुनत मौन होए रहो बावरो, सूर सबय मत नासी। मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत जो पद्यांश है पद शीर्षक पाठ से लिया गया है और यहाँ पर पद शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं सूरदास जी। और मेरे प्यारे बच्चों, पद शीर्षक पाठ का यानी सूरदास जी का कोई भी पद आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है तो पहचानने की सबसे आसान ट्रिक तरीका क्या है? सूरदास जी के किसी भी पद के अंतर्गत आप देखोगे जितने भी पद आपकी पाठ पुस्तक में हैं सभी में उनका नाम लिखा है, जैसा कि यहाँ पर है सूर सबय मति नासी। और इसके बाद दूसरा प्रश्न है पद्यांश का, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। तीसरे प्रश्न का उत्तर आप पद्यांश से ही कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में यहाँ पर पद्यांश है, चींटी को देखा वह सरल बिरल काली रेखा, चलती लघुपद पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत। मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला है प्रश्न और यह जो है चींटी शीर्षक पाठ से लिया गया है। आप लोग ध्यान देंगे, चींटी शीर्षक पाठ से लिया गया है और जिसके रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन
पंत जी हैं चीटी शीर्षक कविता के रचनाकार। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे 5 अंक। पहला है यहाँ पर गद्यांश, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्धा तीर्थकरा पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदासा अन्ये च बहुवः महात्मानाम अत्रागत्य स्ववियान विचारान प्रसारयन। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो गद्यांश है वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो गद्यांश है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनम संस्कृतुम एसाम यथा समयम नवाम नवाम विचारधाराम स्वीकरोति। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है गद्यांश किस पाठ से है? भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर। तो यहाँ पर पहला जो पद्यांश है संस्कृत का यानी श्लोक है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो श्लोक है यह लिया गया है जीवन सूत्राण शीर्षक पाठ से। किस पाठ से है? जीवन सूत्राण शीर्षक पाठ से। और अथवा में जो श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत, यह लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। प्रश्न इसके बाद आप देखेंगे 5, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको नंबर मिलेंगे 3। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं प्रत्येक खंड काव्य के 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6 का जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय जरूर याद कर लेना, जय शंकर प्रसाद जी का भी जीवन परिचय आपको तैयार कर लेना है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लेना। इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला आपकी बोर्ड परीक्षा में, और आपके 5 नंबर पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 का है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जी का जीवन परिचय आप जरूर याद कर लो, तुलसीदास जी का जीवन परिचय तैयार कर लो, और महादेवी वर्मा जी का और बिहारी लाल जी का जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लो। इससे बाहर कुछ आने वाला ही नहीं है, आप लोग ये देख लेना 22 फरवरी को जाकर। मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर यहाँ पर भी आपके पक्के हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 7 जो कि ऐसा पूछा जाएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। आपको वही श्लोक लिखना है जो पेपर में पूछा ना गया हो, जिसके लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मॉडल पेपर में यहाँ पर ये 2 श्लोक पूछे गए हैं पद्यांश के रूप में। अब आपको इनमें से कोई श्लोक नहीं लिखना, जो नहीं आया है वो लिखिए। इसलिए आपको 3 श्लोक तो तैयार होने ही चाहिए। मान लीजिए 2 श्लोक आपकी बोर्ड परीक्षा में आ गए जिन्हें आपने तैयार किया था, तो आप क्या करोगे? इसलिए तीसरा श्लोक भी आपको याद होना चाहिए, नहीं तो ये 2 नंबर आपको नहीं मिलने वाले। प्रश्न संख्या 8 मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न है
ये सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे निवेदन है कि आप लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। पहला है प्रश्न, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। दूसरा, संत चंद्रशेखरः कः आसीत्। तीसरा प्रश्न, पुरुराजः कः आसीत्। और चौथा प्रश्न, वीरः केन पूज्यते। चौथे के बाद पांचवा प्रश्न है, आतुरस्य मित्रम किम अस्ति। तो ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लो, इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे 7 नंबर। तो यहाँ पर जो विषय दिए गए हैं इन पर आप लोग निबंध तैयार कर लेना। पहला है विषय विद्यार्थी और अनुशासन। दूसरा है बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान। तीसरा है देश प्रेम। चौथा, प्रदूषण की समस्या और समाधान। 100% यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा एक ना एक निबंध। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 10 है, आकस्मिक अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, जिसके लिए 4 नंबर निर्धारित हैं। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस तरह का देखेंगे पेपर 22 फरवरी को, तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।